हेलो स्टूडेंट्स, पालसर्स कॉमर्स क्लास में आप सभी को स्वागत है। आने वाले 2-3 दिनों के बाद आपका बीकॉम का सेमेस्टर 3 का टैक्सेशन एग्ज़ाम होने वाला है। इस एग्ज़ाम में किस प्रकार का थ्योरी और प्रैक्टिकल प्रश्न आ सकते हैं, उसको लेके हम एक तो वीडियो अभी अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें 100% गारंटेड है कि सब कुछ कॉमन रहेगा। इसका अलावा और कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में केवल प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का ही सजेशंस हम इस वीडियो में दिया है, जिससे पढ़ने से आप लोगों का 100% गारंटेड कॉमन मिलेगा सजेशन और सबको अच्छा मार्क्स मिलेगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले देखो, इस चैप्टर में टैक्स का पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा थ्योरी क्वेश्चंस आता है। तो फर्स्ट चैप्टर में कुछ डेफिनेशन देना पड़ेगा, डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि ये सब जो डेफिनेशन हम लिखा है, ये डेफिनेशन तुम लोग जरूर पढ़ के जाओगे, क्योंकि इस डेफिनेशन का अंदर 3-4 ठो डेफिनेशन जरूर आएगा। पहला है टैक्स एवॉर्ड। टैक्स एवॉर्डेशन क्या होता है, टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, ये सब का डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स इवेशन, हेड्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, टोटल इनकम, एसएससी, एसएससी का डेफिनेशन, प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन, असेसमेंट ईयर, पर्सन, इनकम। ठीक है, ये जितना डेफिनेशन दिया है, इस डेफिनेशन को जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन में देखो, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन सोर्स ऑफ इनकम एंड हेड्स ऑफ इनकम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो सोर्स ऑफ इनकम होता है और हेड्स ऑफ इनकम होता है, इसका अंदर 5 तो डिफरेंस जरूर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेशन एंड टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इवेशन एंड टैक्स अवॉइडेंस का अंदर डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा। उसका बाद पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज टैक्स प्लानिंग एंड व्हाट इज टैक्स अवॉइडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। व्हाट इज टैक्स प्लानिंग एंड व्हाट इज टैक्स अवॉइडेंस, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन देम। दोनों का अंदर 3 ठो डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन देम। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, दोनों का अंदर 5 ठो डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच केसेस इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द सेम ईयर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ सिचुएशन में प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही डिपॉजिट करना पड़ता है, असेसमेंट ईयर में डिपॉजिट करने का रूल्स नहीं मिलेगा। तो किस किस सिचुएशन में प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही भरना पड़ेगा, वो तुमको जानना पड़ेगा। ठीक है, 4-5 सिचुएशन है जिसमें ये होता है। नेक्स्ट होता है, मेंशन एनी 5 इनकम्स व्हिच आर फुली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, प्राय हर साल में ये क्वेश्चंस आता है। मेंशन एनी 5 इनकम्स व्हिच आर फुली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन चैप्टर, इसमें ये सब क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है तुम लोगों का एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम में थ्योरी ज़्यादा आता है। तो थ्योरी का अंदर क्या पढ़ना पड़ेगा, व्हाट डू मीन बाय एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम क्या होता है, छोटा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ पॉइंट देके 3 ठो सिचुएशन होता है एग्रीकल्चरल इनकम होने का, तो वो 3 ठो सिचुएशन लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गिव 5 इंस्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम एंड 5 इंस्टेंस ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ये देखो तुम्हारा किताब में है। तो एग्रीकल्चरल इनकम का कुछ इंस्टेंस मतलब एग्जांपल्स पढ़ना पड़ेगा, और उसका साथ साथ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का कुछ एग्जांपल्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कुछ सिचुएशन देके देता है कि बोलो ये एग्रीकल्चरल इनकम है कि ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, तो उस टाइप का क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ पार्टली एग्रीकल्चरल एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। ये पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम और पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम चारों सिचुएशन में होता है। टी में होता है, कॉफी में होता है, रबर में होता है। ठीक है, टी, कॉफी, रबर, ये सब के लिए, शुगर केन, ये सब के लिए पार्टली ट्रीटमेंट होगा, पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम होता है, पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होता है। ये कैसे कैलकुलेट होता है, इस टाइप का क्या रूल्स है, इसको तुमको जरूर जानना पड़ेगा। ठीक है,
तो एग्रीकल्चर में इतना ही पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है इनकम फ्रॉम सैलरी, देखो सैलरी में सामसी ज़्यादा आता है, थ्योरी कम आता है, मगर अगर आएगा तो सैलरी में इस टाइप का सम थ्योरी आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय पार्क्विजिट्स, पार्क्विजिट्स क्या होता है, पार्क्विजिट्स का डेफिनेशन क्या होता है वो पढ़ना पड़ेगा। और इसका साथ पढ़ना पड़ेगा मेंशन एनी 10 perquisites which are fully exempted from tax। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 10 इनकम 10 perquisites जो फुल्ली एग्जाम्प्टेड है, ये 10 perquisites का नाम तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सैलरी में इतना ही थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में कुछ थ्योरी है जो इंपॉर्टेंट है। पहला है व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स क्या होता है, उसका साथ व्हिच कैपिटल गेन्स आर फुल्ली एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, कुछ कुछ कैपिटल गेन होता है जो टैक्सेबल नहीं होता है, तो कौन सा कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा वो जानना पड़ेगा। नेक्स्ट है नेम एनी 5 ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांसफर, मतलब ऐसा कुछ ट्रांजैक्शंस है जो ट्रांसफर बोल के नहीं माना जाता है और वो सबको टैक्सेबल नहीं होगा, तो उस टाइप का 5 ट्रांजैक्शन लिखना पड़ेगा जिसमें ट्रांसफर नहीं होता है। नेक्स्ट होता है व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 3 मार्क्स के लिए। व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, उसका साथ पढ़ना पड़ेगा 4 नंबर में व्हाट डू मीन बाय लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, स्टेट द 5 डिफरेंसेस बिटवीन देम, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का 5 डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में सामसी ज्यादा आता है तभी कुछ थ्योरी आ सकता है, जैसे कि 1 नंबर में दिया है स्टेट द रूल्स फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, जो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है उसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या ट्रीटमेंट होता है, ये डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टेट द रूल्स फॉर डिडक्टिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेशन करने का टाइम में म्यूनिसिपल जो हम ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू से डिडक्ट करते हैं, तो किस सिचुएशन में कितना अमाउंट डिडक्ट होगा वो लेके एक तो रूल्स है, वो रूल्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम थ्योरी का सजेशन इतना ही थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, इससे ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। 100% गारंटेड कॉमन, इससे अलावा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही पढ़ के चला जाओ, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या क्या आएगा, इसमें हम दिया है कि कौन कौन टॉपिक का ऊपर तुम्हारा सम्स आएगा, उस टॉपिक को अच्छा से देख के जाओ, इस टॉपिक का ऊपर ही सम्स आएगा। पहले सम्स इंसिडेंट ऑफ टैक्स जो है इसका ऊपर एक तो सम्स इस बार रहेगा, डिफरेंट इनकम डिफरेंट कंट्री में हुआ है, वो रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, ये लेके ये इंसिडेंट ऑफ टैक्स का जो सम्स है ये करना पड़ेगा। और उसका साथ साथ रेसिडेंशियल स्टेटस का जो एक्सेप्शनल रूल्स है, अगर कोई बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए गया और कोई इंडियन ऑरिजिन इंडिया में विजिट करने आया, ठीक है, तो इसमें क्या रूल्स है इसको अच्छा से देख के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से कौन सा आइटम तुमको देख के जाना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम इधर बोल दिया। पहले देखना पड़ेगा पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड पार्टली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, वो हाउस प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन ओनर अपना पर्पस में यूज कर रहा है सेल्फ ऑक्युपाइड और दूसरा पोर्शन लेट आउट कर दिया, उस टाइप का हाउस का कैसे टैक्सेबल होगा। वैकेंसी पीरियड का ट्रीटमेंट क्या होगा, अनरियलाइज रेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका ऊपर सम्स रहेगा ही रहेगा। इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड पढ़ना पड़ेगा, इसका ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा। पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 साल का कुछ महीना वो हाउस को सेल्फ ऑक्युपाइड यूज किया है ओनर, उसका बाद ओनर उस हाउस को छोड़ के दूसरा प्लेस में ट्रांसफर हो गया और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर वो उस हाउस को लेट आउट कर दिया, तो पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, इस टाइप का हाउस का कैसे कैलकुलेट होगा टैक्सेबल इनकम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस और नेट म्यूनिसिपल वैल्यू इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज सिचुएटेड इन बिग सिटीज एंड अदर देन बिग सिटीज, देखो
कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये 4 तो बिग सिटीज है। ये 4 तो बिग सिटीज में म्यूनिसिपल टैक्स नेक्स्ट नेट म्यूनिसिपल वैल्यू का ऊपर चार्ज होता है। तो इसका जो रूल्स है, ये रूल्स से कभी कभी म्यूनिसिपल टैक्स दे देता है, उससे हम ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू में जाना पड़ता है। तो इस टाइप का सम्स वेरी इंपॉर्टेंट है। उसका बाद पढ़ना पड़ेगा ट्रीटमेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड एंड अनरियलाइज रेंट। वैकेंसी पीरियड का क्या ट्रीटमेंट होता है, अनरियलाइज रेंट का क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। When 2 or 3 house properties are used by the proprietor as self-occupied, अगर proprietor दोनों हाउस का ज्यादा हाउस सेल्फ प्रॉपर्टी में यूज करेगा, तब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। रिमेनिंग हाउस और हाउसेस दो दोनों हाउस का बाद अगर उसका तीसरा हाउस होगा, तब उस हाउस को डीम टू बी लेट आउट बोल के टैक्सेबल करना पड़ेगा। उसका रूल्स क्या है, कैसे वो होता है, ये सब जानना पड़ेगा। ठीक है, यही हाउस प्रॉपर्टी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो सैलरी का इनकम, तो सैलरी का सम्स तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें क्या क्या देख के जाना होगा सैलरी का अंदर। पहले कैलकुलेशन ऑफ सैलरी विथ पे स्केल। पे स्केल इस ईयर में वेरी इंपॉर्टेंट है। नेट सैलरी आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। विच विथ इंक्रीज ऑफ सैलरी आफ्टर सम पीरियड, कुछ पीरियड का बाद सैलरी इंक्रीज हो जाएगा। बोला है ना बैकेट में कि अक्टूबर से 500 करके इंक्रीज हो गया, कि जनवरी 1 जनवरी से 5000 करके इंक्रीज हो गया। तो बीच में अगर कोई सैलरी इंक्रीज हो जाएगा तो उसका कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, इसको देख के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस वेरी इंपॉर्टेंट है। रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये परक्विजिट्स का अंदर है। रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन विथ कंसेशनल रेंट, पूरा फ्री नहीं है, कुछ सैलरी से काट लेंगे एम्प्लॉयर, वो कंसेशनल रेंट होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। फ्री यूज ऑफ मोटर कार का फ्री यूज, जो बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल दोनों पर्पस में यूज होता है, विथ ड्राइवर विदाउट ड्राइवर, 1.6 सीसी और मोर देन 1.6 सीसी, 1.6 लीटर। तो ये सब का ट्रीटमेंट क्या है, ये जरूर देखना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दे देगा तब क्या होगा। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ लीव सैलरी। लीव सैलरी का ट्रीटमेंट क्या होता है। ग्रेचुइटी कवर्ड और नॉट कवर्ड, ये छोटा छोटा सम्स अलग करके आएगा। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ लीव सैलरी, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेचुइटी कवर्ड और नॉट कवर्ड, और मंथली पेंशन और कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, ये सब अलग अलग करके छोटा छोटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। और इसका साथ और एक तो बात हम बोलेंगे, क्योंकि अभी जो टैक्स का नया रिजियम का जो रूल्स है अंडर सेक्शन 115 BAC 115 BAC, इस रूल्स में जो नया रिजियम है, इसमें टैक्स कैलकुलेशन का प्रोसीड्योर क्या है, कौन सा डिडक्शन मिलेगा, कौन सा डिडक्शन नहीं मिलेगा, और उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 हो जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अंडर सेक्शन 1014 में जो अलाउंसेस है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो न्यू रिजियम में टैक्स कैलकुलेशन का प्रोसीड्योर सैलरी में कैसे होगा, वो जरूर देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आने का चांस है इस बार। अगर तुम्हारा साम्स में मेंशन कर देगा कि नया रिजियम में अंडर सेक्शन 115 BAC रूल्स में टैक्स कैलकुलेट करो, तब वो ओल्ड रूल्स में ओल्ड रिजियम में टैक्स कैलकुलेशन करने से मार्क्स नहीं मिलेगा। इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखना पड़ेगा ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय इन कैश और काइंड। ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर हवे, ये गलती से लिख दिया, एम्प्लॉयर कर लेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर इन कैश और काइंड। ट्रीटमेंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, ये क्या होता है। अगर एम्प्लॉयर डिस्काउंट में एम्प्लॉय को शेयर बेचेंगे, शेयर सेल करेंगे, तो ये होता है ट्रीटमेंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। और LIC प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कूल फीस, ये सब एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय पे करता है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। इसका ट्रीटमेंट फुल्ली टैक्सेबल होगा। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर खुद पे करेगा, एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर पे कर देगा, तो वो पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा, कोई एग्जाम्पशन डिडक्शन नहीं मिलेगा। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये इंटरेस्ट फ्री लोन। ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या होगा, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होगा, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है।
और उसका साथ साथ ट्रीटमेंट ऑफ फ्री लंच इन द ऑफिस प्रेमिसेस ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स में ऑफिस प्रेमिसेस में फ्री लंच देने का ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ फ्री मेडिकल फैसिलिटी का क्या ट्रीटमेंट होगा व्हेन द हॉस्पिटल इज रन बाय द एम्प्लॉयर और व्हेन द रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस होगा। ठीक है, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख के जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखो इनकम एंड बिजनेस प्रोफेशन में एक तो सम्स तो जरूर आएगा और ये सम्स ज्यादा हार्ड नहीं देता है, इजी देता है। तो इसमें क्या क्या देखना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम और प्रोफेशन, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इस टाइप का कोई प्रोफेशनल का जो रिसिप पेमेंट अकाउंट दे देता है सम्स में, उससे उसका टैक्सेबल इनकम निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा 20%। तो ये डेप्रिसिएशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन टैक्स ट्रीटमेंट, इनकम टैक्स रूल्स में डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट खूब अच्छा से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस विथ ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन होने से उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर बट इंक्लूडेड इन सेल्स, गुड्स प्रोप्राइटर विथड्रॉ कर लिया मगर वो गलती से सेल्स का साथ ऐड कर दिया। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये हर साल में इस टाइप का एक तो ट्रीटमेंट आता है, तो ये तुम लोग जरूर देख के जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में छोटा सा सम्स आता है, उसका साथ छोटा छोटा डिडक्शन भी आ सकता है। तो कैपिटल गेन चैप्टर से क्या क्या देखना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारा फोरफादर से, तुम्हारा ग्रैंडफादर से कुछ प्रॉपर्टी तुम बाई गिफ्ट और बाई विल में रिसीव किया, फिर उसको तुम अभी सेल कर रहा है, तो उसका कॉस्ट क्या होगा, उसका इंडेक्शन कैसे होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट व्हेन द प्रॉपर्टी इज परचेस्ड बिफोर 1/4/2001 एंड आफ्टर 1/4/2001, दोनों अलग अलग ट्रीटमेंट है। 1/4/2001 का पहले अगर तुम कोई एसेट्स खरीदा और कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किया तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, फिर 1/4/2001 का बाद तुम कोई एसेट खरीदा और इंप्रूवमेंट किया तब उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये तो तुमको कंप्यूट करने सीखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन शेयर एंड डिवेंचर, अभी शेयर और डिवेंचर का इंडेक्शन नहीं हो रहा है, इंडेक्शन बेनिफिट शेयर और डिवेंचर का नहीं मिलेगा, मगर एक साल का ज़्यादा हो जाएगा तो वो लॉन्ग टर्म होगा और एक साल का कम होगा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने से भी इसको इंडेक्शन बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो एसेट्स डेप्रिसिएबल होता है अगर उसका ब्लॉक ऑफ एसेट्स नील और जीरो हो जाएगा और एम्प्टी हो जाएगा पूरा ब्लॉक ऑफ एसेट्स, तब उसका कैपिटल गेन आता है, तो उसको कैपिटल गेन कैसे निकालना पड़ेगा, ये रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54EC एंड 54F। ये जो चार ठो डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस दिया है, ये चार ठो एग्जाम्पशंस ध्यान से देख के जाओ, इसका रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, कैसे एग्जाम्पशंस मिलता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल गेन में इतना ही देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इस चैप्टर में एक तो 5 मार्क्स का सम्स रहेगा, तो इसमें क्या क्या देखना पड़ेगा, ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन और विडो पेंशन, इसमें क्या ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम वैकेंट लैंड से अगर कुछ इनकम होगा तो वो कैसे टैक्सेबल होगा, ट्रीटमेंट ऑफ सब रेंट का जो सब रेंट होता है ना, ये स्पेलिंग गलत है, RENT होगा, तो सब रेंट का ट्रीटमेंट कैसे होगा, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड रिसीव होने से क्या ट्रीटमेंट होगा, इंटरेस्ट रिसीव होने से क्या ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट्स ऑफ रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स, अगर कोई राइटर रॉयल्टी मिलेगा, उसका कोई किताब लिख के जो रॉयल्टी मिलेगा उसका टैक्सेबल ट्रीटमेंट कैसे होगा, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जिससे इंटरेस्ट एग्जाम्प्टेड है, तो उसको याद रखना पड़ेगा कौन कौन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फुली एग्जाम्प्टेड है। ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस का इनकम कैसे टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम लॉटरी, नेट इनकम गिवन आफ्टर TDS, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉटरी का अगर नेट इनकम दे देता है, हर टाइम में लॉटरी का नेट इनकम ही दे देता है, तो वो नेट इनकम कैसे टैक्सेबल होगा वो लेके ये सम्स है, ये जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस। ओनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस का
ट्रीटमेंट कुछ अलग होता है और ओनली इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस का ट्रीटमेंट अलग होता है। ठीक है, तो ओनली इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस और ओनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस का क्या अलग ट्रीटमेंट है ये देखना पड़ेगा, और इनकम फ्रॉम कैमल रेस ये भी हो सकता है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में यही देखना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ नहीं है, ये गारंटेड कॉमन मिलेगा। यही लो, तुम अभी जो 2-3 दिन टाइम है इसमें ये सब की अच्छा से ध्यान से पढ़ के जाओ, तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा होगा, सब गारंटेड कॉमन मिलेगा। ठीक है, ये बोल के आज मैं ये वीडियो को खत्म कर रहा है। धन्यवाद।